हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक समाज के बारे में, क्योंकि हम लोग वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सामान्य परिचय या आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ा। अब हम लोग धीरे धीरे समाज, राजनीति, धर्म और इनके आर्थिक जीवन के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। आज हम लोग समाज के विषय में चर्चा करेंगे। तो समाज, जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के आपके गांव का समाज, परिवार, घर के लोगों की याद आ गई होगी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि समाज में लोगों का रहन सहन, खान पीन किस आधार पे होता है, किस तरीके का होता है। तो जो ये सब विशेषताएं लोगों के द्वारा जो की जाती हैं, आभूषण क्या पहनते हैं, सजने संवरने में क्या कैसा इस्तेमाल, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंग है। हम लोग वैदिक समाज में भी उस समाज के जीवन की जो झलक दिखती थी उसका अध्ययन करेंगे और ये भी देखेंगे कि वर्तमान समाज में वैदिक समाज की निरंतरता अभी कुछ बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक समाज। तो अगर हम ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज जनजातीय संरचना पर आधारित था और इसमें समानता की भावना थी। ये कबीलों में बटा हुआ था और इसमें विविधता भी हमको दिखती है। अगर देखें तो अनेक प्रदेश में अनेक जन और जनजातियों का समावेश हमको दिखाई देता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो पूर्ववासी, ग्रामवासी, वनवासी। और अगर इस समाज की हम बात करें, ऋग्वैदिक समाज की बात करें, तो ये समाज जो है अनिवार्य रूप से पशुपालक नहीं था, लेकिन कृषि की ज़रूरतों के कारण यहाँ पशुपालन महत्वपूर्ण था। और इस समाज में या इस काल में वर्ण विभाजन आरंभ हो गया था, हालांकि इनके बीच अभी भेद नहीं था। ऋग्वेद में हमको 3 वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के बारे में हमको पता चलता है। बाद में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमको मिलता है। हालांकि इसको उत्तर वैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये जो है 10वां मंडल बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। और इस काल का समाज कर्म के आधार पे था, मतलब जात के आधार पे यहाँ पे जो है वो जाति आधारित समाज नहीं था। कर्म के आधार पे लोगों या जो उनके व्यवसाय था, व्यवसाय के आधार पर जो है ये वर्ण व्यवस्था इस समाज की थी। इसलिए यहाँ वर्ण व्यवस्था के बीच हमको जटिलता नहीं दिखती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट को देख लीजिए। ऋग्वेद में 3 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका वर्णन मिलता है। और कालांतर में ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में, मतलब 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में सूचना मिलती है। अगर हम देखें जो है तो इस काल में पेशे में परिवर्तन के साथ साथ वर्ण व्यवस्था में भी जो है, वर्ण स्थिति में भी परिवर्तन हो सकता था। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे ऋषि विश्वामित्र जन्म से राजन थे, वो पेशे से पुरोहित बन गए। उसी प्रकार ऋषि भृगु के वंशज जन्म से पुरोहित थे और पेशे से राजन बन गए। तो और एक ही घर में, इस काल में एक ही घर में जो लोग होते थे भिन्न भिन्न व्यवसाय भी करते थे। जैसे एक जगह पे हमको वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली हैं। तो इस काल में
भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले भी एक घर में पाए जाते थे। और ऋग्वैदिक समाज अगर आप देखें तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और जो परिवार का मुखिया होता था वो कुलपा कहलाता था। वही परिवार का स्वामी होता, पिता या बड़ा भाई कुलपा होता था। तो समाज पितृसत्तात्मक और जो परिवार का मुखिया कुलपा कहलाता था और ये बड़ा भाई या पिता होता था। इस काल में पितृसत्तात्मक परिवार होने की वजह से हम पुरुष और महिला के बीच समानता की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए हमको, क्योंकि इस काल में कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। यद्यपि वीर पुत्रों की कामना की गई थी, हालांकि पुत्रियों के जन्म को भी अभिशाप नहीं माना गया था। लड़कियों का विवाह अगर इस काल में हम देखें तो अमूमन 16-17 वर्ष की उम्र में हो जाता था और इस समाज में उन्हें शिक्षा का भी अधिकार था। उनका उपनयन संस्कार भी होता था और वेदों के कुछ सूक्त तो भी महिलाओं के द्वारा लिखे गए हैं। उस काल में अगर हम कुछ प्रमुख विदुषी महिलाओं की भी उदाहरण पाते हैं, जैसे अपाला, घोषा, रोमसा, सूर्या, अपाला, घोषा, रोमसा, सूर्या, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाओं का वर्णन भी हम इस काल के समाज में पाते हैं। और इस काल में महिलाएं पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थीं। महिलाएं सभा और समिति में भी भाग लेती थी, हालांकि संपत्ति और राजनीति के संबंधी अधिकार वो नहीं रखती थी। परिवार के मुखिया की मजबूत स्थिति होती थी और वो परिवार के अन्य सदस्य पर नियंत्रण भी रखता था, लेकिन वो क्षमाशील और करुणाशील भी होता था। हालांकि एक जगह हमको देखने को मिलता है तो जो रिजासों की कथा से हमको ये सूचना मिलती है कि रिजासों के पिता ने उसको अंधा बना दिया था। हालांकि इस घटना को अपवाद में रखना चाहिए। और इस काल में समाज में एकल विवाह तो था ही, सामान्यतया बहुपत्नीवाद भी प्रचलित था, अर्थात एक मनुष्य एक से अधिक पत्नियों को रखता था। और इस काल में जो है बहुपतित्ववाद की भी परिकल्पना हमको देखने को मिलती है, उदाहरण हमको देखने को मिलता है। जैसे सूर्य की पुत्री सूर्या का दोनों अश्विन भाइयों से संबंध था। तो इस काल में एकल विवाह, बहुपत्नीवाद और बहुपतित्ववाद की प्रथा हमको देखने को मिलती है। और हमने बताया कि सूर्य की पुत्री सूर्या का दोनों अश्विन भाइयों से संबंध था। इस काल में नियोग प्रथा, विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। और इस काल में हमको समाज में बाल विवाह नहीं होता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, तलाक प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ इस काल में नहीं थी। एक हिसाब से अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं ये आदर्श समाज का जो है झलक हमको इस काल के समाज में देखने को मिलती है। तो नियोग प्रथा, विधवा विवाह
और अंतर जातीय विवाह, ये इस समाज में इनका प्रचलन था। और अगर देखें तो इस समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा भी हमको नहीं दिखाई देती, बाल विवाह नहीं होता था और तलाक भी नहीं था। अगर हम इसमें नियोग प्रथा के अगर हम विषय में बात करें तो नियोग प्रथा में ऐसे विधवा, जो विधवा स्त्री होती थी, अगर वो निसंतान होती थी, उसके कोई संतान नहीं होती थी, तो वो संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ संबंध बना सकती थी और उससे उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। नियोग प्रथा के अंतर्गत उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था और इसको इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि वेद किसी भी महिला को निसंतान होने की इजाज़त नहीं देता है या निसंतान रहने की इजाज़त नहीं देता है। और इस काल में दत्तक ग्रहण का भी उल्लेख हमको मिलता है। तो ऋग्वेद में दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेने की भी प्रथा हमको इसका समाज में दिखाई देती है। समाज में दास प्रथा थी और दासियों की संख्या अधिक थी। दास घरेलू होते थे और अथर्ववेद में दासी शब्द का उल्लेख आया है। अथर्ववेद में दासी शब्द का उल्लेख। और अगर हम देखें जो है इस समय इनके अगर हम मनोरंजन के साधन के विषय में चर्चा करें तो रथ दौड़, घुड़दौड़ और पांसे का भी प्रचलन था और ये वीणा नामक एक वाद्य यंत्र बजाते थे और दुदुम्भी जो एक युद्ध वाद्य यंत्र था उसको भी ये बजाते थे। तो वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र और दुदुम्भी युद्ध वाद्य यंत्र था। आप देखे होंगे कहीं मूवी में, जब कोई हिस्टोरिकल मूवी आप देखे होंगे, जब युद्ध की शुरुआत होती है तो उसको ऐसे करके बजाया जाता है, वही दुदुम्भी है। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ का उल्लेख हमको मिलता है, हालांकि इस टाइम का मनुष्य जो है वो सर्वाहारी था और इनका प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था और ये दूध, दही, घी आदि का भी उपयोग करते थे। अगर हम इस काल के इनके वस्त्र के बारे में बात करें तो ये 3 तरीके के वस्त्र पहनते थे। एक निबी, वासस और अधिवासस। तो इनका वस्त्र 3 प्रकार का होता था। तीन प्रकार के वस्त्र। नंबर 1 देखें, नीवी और ये जो है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। दूसरा था वासस जो है कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। उसके बाद अधिवासस जो था वो ये ऊपर से धारण की जाने वाली चादर या ओढ़नी टाइप का था। तो ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चादर या ओढ़नी टाइप का ये वस्त्र था। एक वस्त्र वाधुई था जो कि विवाह के समय वधू को पहनाया जाता था। इसका विशेष महत्व था। जो वाधुई वस्त्र था ये विवाह के समय वधू को पहनाया जाता था। और
पुरुष जो है पगड़ी पहनते थे, जिसे उशीष्ण कहा गया है। पुरुष पगड़ी पहनते थे, जिसे उशीष्ण कहा गया है। इस काल के अगर हम देखें आभूषण में निष्क, नूपुर जिसको पायल कहते हैं, कर्णफूल, भुजबंद आदि प्रमुख आभूषण थे इस काल के। और जो निष्क था वो गले में पहना जाने वाला हार था, जो आगे चलकर सिक्का कहलाया। तो प्रमुख जो है आभूषण निष्क, कर्णफूल, भुजबंद और नूपुर जिसको पायल कहते हो। और अगर निष्क की बात करें तो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण था, जिसकी पहचान बाद में सिक्के के रूप में हुई। अथर्ववेद में एक जगह वर्णन आया है कि जो सोने चांदी के जो आभूषण लोग धारण करते हैं उससे वो दीर्घायु होते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मनुष्य सोने चांदी के आभूषण इसी उद्देश्य से पहनता हो। तो ये था ऋग्वैदिक समाज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक धर्म के ऊपर। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।